नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है होमवर्क के पार्ट 12 में। उससे पहले आप सबको दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इंसान को ज़रूरत पड़ती है 3 चीज़ों की, रोटी, कपड़ा और मकान। तो आज मैं आपके साथ जो मकान है, उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ और दिवाली के शुभ अवसर पर जैसे बोनस दिया जाता है, उसी तरह से ये पार्ट में मैंने 2 बोनस की भी स्लाइड्स रखी है, तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये पार्ट ए है, बी और सी का पार्ट 12 का बाद में आएगा, जिसमें आपको घर के बारे में और भी जानकारियाँ देता रहूँगा। तो ये पार्ट ए के अंदर मैंने घर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है और टाइटल रखा है, मेरा नया घर। तो और ये एबीसी ऑफ न्यू हाउस के नाम से थोड़ा आपके साथ में आज शेयर करना चाहता हूँ घर की बेसिक इन्फॉर्मेशंस। तो जैसे आप जानते हैं कि घर हम बनाते हैं, तो हमारा घर एक ही बार बना पाते हैं और जो बहुत लकी लोग होते हैं, उनको ये चांस मिलता है कि अपना घर खुद बनाओ। तो घर बनाने के वक़्त हमको बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ घर के बारे में चाहिए होती है, जो हमको मालूम नहीं होती है और हो जाने के बाद पता चलता है जब रहना चालू करते हैं, तब पता चलता है कि ये थोड़ा ऐसा किया होता तो अच्छा रहता या फ्लोरिंग ऐसा किया होता तो अच्छा रहता या एक कमरा ज़्यादा कर लिया होता तो अच्छा रहता या कमरा बड़ा कर लिया तो ज़्यादा रहता। तो ये सब चीज़ें आज मैं ये स्लाइड में आपके स्लाइड के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उम्मीद रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और थोड़ी बहुत जानकारी भी मिलेगी। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर रेसिडेंशियल हाउस। तो सबसे पहले अगर हम नया घर लेते हैं या नया घर में शिफ्ट करने की सोचते हैं तो हमारे पास ये 3 ऑप्शंस होते हैं। एक रेंटेड हाउस या तो भाड़े पे ले लो मकान या रेडीमेड हाउस या खुद बनाओ। तो रेंटेड हाउस हमेशा महँगा पड़ता है, आपको मालूम है, जिसमें मकान मालिक जो है वही कमाता है और आपके पास कुछ सालों के बाद कुछ भी नहीं रहता। इसलिए और जो नया मकान रेडीमेड खरीद लेते हो, उसमें आपको पता नहीं कि क्वालिटी बिल्डिंग का कैसा है, कौन-सा मटेरियल उसने यूज़ किया है। तो इससे एडवाइजेबल यही है कि आप अपना घर खुद बनाओ। रेडीमेड हाउसेस बहुत आपको कॉस्टली भी पड़ते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो बिकते हैं, ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि जो घर जब बिकते हैं तो वो सुपर बिल्डर एरिया पे बिकते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्टअप एरिया है, तो उसमें आपको जो चलने की जगह होती है, जिसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं, वो 800 से भी कम होता है और हम पैसे दे देते हैं 1000 स्क्वायर फीट। तो बाकी का एरिया जो आपके फ्लैट में अगर लेते हो, तो जो पैसेज है, स्टेयरकेस है, वो सब एरिया भी आपके घर में गिना जाता है। तो आपको ये घर हमेशा महँगा पड़ता है। तो आइए थोड़े पहले एरियाज़ को समझे। 3 टाइप के एरियाज़ इन्वॉल्व होते हैं घर में। एक बोलते हैं कारपेट एरिया, दूसरा है बिल्ट अप एरिया और तीसरा है सुपर बिल्ट अप एरिया। कारपेट एरिया वही एरिया है जो आप जिसके माध्यम से आप घर में चल सकते हो, जितनी जगह आपको घर में चलने के लिए मिलती है आसान लैंग्वेज में, तो उसको बोलते हैं कारपेट एरिया। बिल्ट अप एरिया जो होता है वो आपकी वॉल के साथ का एरिया होता है और सुपर बिल्ट अप एरिया होता है, जैसे मैंने बताया कि वो पैसे स्टेयरकेस वो सब मिला के इक्वली डिवाइड करते हैं और नंबर ऑफ हाउसेज में वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। अभी कई लोगों को ये भी एक डाउट होता है कि कौन-सा मकान अच्छा रहेगा, फ्लैट या टेनामेंट? तो मेरे हिसाब से अगर आपको सेफ्टी चाहिए, तो सेफ्टी के लिए फ्लैट अच्छे हैं और अगर प्राइवेसी चाहिए, न्यूसेंस नहीं चाहिए नेबर्स का, तो आप टेनामेंट ही खरीदो और टेनामेंट ज़्यादा बेहतर है खरीदना, क्योंकि उसमें एक एडवांटेज रहता है कि अगर वो किसी कारणवश गिर गया, तो आप वो ज़मीन में झोपड़ा बना के भी रह सकते हो। फ्लैट में मान लो कुछ ऐसा हो गया, अर्थक्वेक या ऐसे कुछ कारण वो पूरा गिर गया, तो फिर आपका वो पूरा मकान चला जाता है। आपके पास जगह भी नहीं रहती है नया मकान बनाने के लिए। तो ये आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप पसंदगी कर सकते हो। दूसरा, फ्लैट के अंदर ऐसा होता है कि जो ऊपर का कमरा होता है, आपके ऊपर का फ्लैट होता है, उसका रिनोवेशन मतलब वो आपकी सीलिंग हो जाती है घर की और उसका जो भी रिनोवेशन होता है वो आपको करना पड़ता है। तो मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं
जहाँ पे टॉप फ्लोर से पानी आपके फ्लैट में पड़ता है, नीचे जो रहते हैं उनके, और उनको रिपेयर कराना पड़ता है। तो दूसरी एक टर्म इंपॉर्टेंट होती है, वो है एफएसआई। एफएसआई मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो वो क्या है, जो एरिया आपको परमिटेबल है कॉर्पोरेशन द्वारा जो परमिट करते हैं कि आपका इतना जमीन है उसमें आप कितना मकान बना सकते हो, उसको बोलते हैं एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। और उसके रिलेटेड ही एक टर्म है जिसको बोलते हैं फ्लोर एरिया रेशियो। तो वो एक का चेक है, या ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर लो उसके लिए फ्लोर एरिया रेशियो दिया जाता है, जैसे उसकी कैपेसिटी को कंट्रोल करने के लिए। नहीं तो ये नहीं रूल्स रखे होते तो क्या होता कि आपका जितना जमीन है उतने में लोग मकान बनाना चालू कर देते, पूरी जगह यूज कर लेते और आजू बाजू में खुली जगह बिल्कुल नहीं रहती। और कैसे गिना जाता है एफएआर, देखो ये सिंपल, आपका जो टोटल फ्लोर एरिया है उसको प्लॉट एरिया से डिवाइड कर दिया जाता है, जितना फ्लोर से। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे बिल्डर का 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है और परमिसिबल एफएआर उसके हिसाब से कितना है, 1.5 है लिमिट। तो वो 1500 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर करता है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। भी दो टाइप के मकान होते हैं, ये बहुत जरूरी है जानना। एक होता है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और दूसरा होता है फ्रेम स्ट्रक्चर। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें आपका जो लोड है, दीवार का वजन, स्लैब का वजन है, वो पूरा दीवार के ऊपर आता है। इसलिए आपके हर एक दीवार के अंदर नीचे से उसका फाउंडेशन होना जरूरी है। फ्रेम स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें कॉलम्स और बीम्स खड़े कर दिए जाते हैं, उसके ऊपर स्लैब डाला जाता है और बाद में पीछे से वॉल बना सकते हो। इसमें वॉल के ऊपर कोई लोड नहीं आता। मान लो आप पूरी दीवार भी बीच में से निकाल देते हो कमरा बड़ा करने के लिए, 2 कमरे का एक करना है बड़ा, वो दीवार निकाल दो, वो पॉसिबल किस में है, सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर में, क्योंकि वो बीम के ऊपर वजन जाएगा, बीम के थ्रू कॉलम में जाएगा, आपकी दीवार के ऊपर कोई लोड नहीं आता है। तो ये भी आपको समझ लेना है। और रेसिडेंशियल G+1 होता है, उसके लिए लोड बेरिंग स्ट्रक्चर इनफ है। अब ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग बनाते हो उसके अंदर हमको फ्रेम स्ट्रक्चर 3 या 4 और उसके ऊपर के मंजिले है, तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर महंगा पड़ता है, क्योंकि दीवार नीचे आपको बहुत थिक लेनी पड़ती है, इसलिए उसमें एडवाइजेबल है फ्रेम स्ट्रक्चर। अभी ये स्लैब के रिलेटेड है, देखो उसमें 1 वे और 2 टाइप का स्लैब, ये भी बहुत लोगों में गैर समझ होती है, इसलिए ये थोड़ा यहाँ बता दिया है। वैसे टेक्निकल चीज है लेकिन आसान भाषा में मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे लेंथ और विड्थ का रेशियो 2 से ज्यादा है तो वो आपका स्लैब हो गया 1 वे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है, आपका 21 बाय 10 फीट का रूम है, कमरा है, तो वो 21 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आएगा 2.1। तो ये आपका 1 वे स्लैब हो गया। तो इसमें इस तरह के स्लैब में जो लोड होता है स्लैब का, वो सिर्फ 2 लंबी दीवार पे जाता है। छोटी जो दीवारें हैं, जैसे यहाँ पे 10 फीट की दीवार, उसके ऊपर कोई लोड नहीं जाता। और स्टील जो मेन स्टील रखा है वो पैरेलल टू 10 फीट, मतलब 21 फीट के गाले में 10-10 फुट के, 10 या 11 फुट, 11 फुट के या 11.5 फुट के टुकड़े लगा दीजिए, वो मेन स्टील होते हैं। 2 वे स्लैब जो है, जिसके अंदर आप लेंथ और विड्थ का रेशियो 2 से कम है। लेंथ, जैसे ये कमरा मैंने एग्जांपल लिया है, 15 बाय 10 का आपका कमरा है, तो वो कमरे में आपका आंसर आएगा 15 डिवाइडेड बाय 10, तो 1.5, मतलब 2 से कम। तो ये स्लैब हो गया आपका 2 वे स्लैब। तो ये 2 वे स्लैब में क्या होता है, चारों जो दीवारें हैं उसके ऊपर लोड जाता है। तो आप कोई भी दीवार बिना पूछे इसको निकाल नहीं, यहाँ इसलिए मैंने मार्क किया इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग रिनोवेशन। जब आप घर का कमरा या रिनोवेशन कर रहे हो तो सबसे पहले ये चीज देख लेनी पड़ती है कि आपका स्लैब 1 वे है या 2 वे है, दीवार पे लोड आता है कि नहीं आता है, अगर लोड बेरिंग वॉल है तो। नहीं तो आप निकालने जाओगे तो पूरा स्लैब झुक सकता है। अच्छा, अभी कैसे हम मकान, मान लो आपने नया मकान बनाने की सोची है या शिफ्ट करने की सोच रहे हो, तो आपको कुछ एरिया कैसे पसंद करना है, तो वो किस तरह का एरिया होना चाहिए जो ऊंचाई पर है और पॉल्यूशन से दूर है और मेन जो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से बहुत दूर नहीं है। एयरपोर्ट के पास भी लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे आपको नॉइज का प्रॉब्लम रहता है। और ये भी ध्यान में रखो थोड़ा, आपके बच्चों का स्कूल है या आपका ऑफिस है, उसके पास वाले एरिया में आप ले सकते हो। और प्लॉट कैसे खरीदना है ये भी, चलो जगह तो आपने एरिया पसंद कर लिया जो खड्डे में नहीं है। बड़ौदा में कुछ एरिया ऐसे हैं जो पूरे खड्डे में है, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे वो हाइट पर है, तो वो आपको वो भी देखना है। अभी प्लॉट कैसे सिलेक्ट करना है,
तो ये एक्चुअली प्लॉट के अंदर ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से 2 टाइप के प्लॉट जो होते हैं, तो रेसिडेंस उसको एक होता है गौमुखी प्लॉट। तो उसके अंदर क्या होता है, गौमुखी प्लॉट में नाम इसलिए दिया है, उसका मुँह जो है गाय के मुख के जैसा होता है। तो वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बेस्ट रहता है। तो वो कैसा प्लॉट है, जो रोड है उसकी साइड की चौड़ाई है, यहाँ मैंने स्केच भी दिखाया है। देखो ये आपका प्लॉट है और इसमें ये रोड ये साइड पे है, तो यहाँ पे जो विड्थ है ये कम है कंपेयर टू इनर साइड विड्थ। तो इस तरह का प्लॉट में जैसे मुख गाय का मुख जैसा बन गया, तो उसको बोलते हैं गौमुखी प्लॉट। ठीक है। और इसमें आपको जब भी प्लॉट लेते हो तो देख लो कि टाइटल क्लियर प्लॉट्स लेना दिया हुआ है, और साउथ डायरेक्शन से अगर एंट्री है तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से अच्छा गिना जाता है। और उसका जो अप्रोच एरिया है, वहाँ प्लॉट पे पहुंचने की जगह है, वो कंजस्टेड एरिया में नहीं होनी चाहिए। और उसका जब बेचने जाओ तो रीसेल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। और ऐसे थंब रूल, अब एक आदमी के लिए आपको कम से कम 300 स्क्वायर फीट का प्लॉट चाहिए होता है। मतलब घर में 4 मेंबर है तो आपका 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट इनफ हो गया। अभी प्लानिंग कैसे करते हैं, अच्छा घर का प्लान कैसे बनाते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे आपका जो ओरिएंटेशन है बिल्डिंग का, कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कमरा आएगा, वो जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको घर के लिए अगर थंब रूल है 200 स्क्वायर फीट पर पर्सन, मतलब अब 4 लोग का कमरा है, 4 लोग के मेंबर्स है, तो आपको 800 स्क्वायर फीट का मकान इनफ है रहने के लिए। इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, स्टोर, टॉयलेट, बाथ एंड स्टेयरकेस सफिशिएंटली होता है। इतना सफिशिएंट हो जाता है। फिर एक्स्ट्रा आप जितना भी बजट आपका है उसके हिसाब से ऐड कर सकते हो। अभी ये डायरेक्शंस थोड़ा दिखा दिया है। ड्राइंग रूम इसमें से एंट्री प्रेफरेबल रहता है। बेडरूम साउथ वेस्ट में नैऋत्य डायरेक्शन होता है उसका, विंड डायरेक्शन। किचन साउथ ईस्ट और ईस्ट, अग्नि कोना बोलते हैं उसको। पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, ईशान कोना बोलते हैं उसको। स्टडी रूम नॉर्थ में होना चाहिए। टॉयलेट बाथ विंड डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फाउल स्मेल आपके घर में आता रहेगा। और उसी तरह से बोरवेल जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना जरूरी है। यहाँ पे मैंने देखो ये डायरेक्शंस भी दिखा दिए, मेन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और उसके बाद में ये दूसरी 4 डायरेक्शन है जिसमें ये अलग अलग ईशान कोना है, ये वाला, ये अग्नि कोना है, ये नैऋत्य है, और ये वायव्य कोना है। इस तरह से और 4 कोने होते हैं। अभी कई लोगों को ये डाउट रहता है कि हम वास्तुशास्त्र को फॉलो करें कि नहीं करें। तो एक्चुअली क्या है वास्तुशास्त्र, ये भी थोड़ा समझ लो। वास्तुशास्त्र में ये एक रिलीजियस वे में आपको हाउस का डिजाइन बनाया है। अब टेक्निकली देखोगे तो वो पूरा जो टेक्निकली जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं घर बनाने का, वो पूरा वास्तुशास्त्र में मिलता जुलता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि विंड डायरेक्शन में बेडरूम होना जरूरी है। क्यों, वो टाइम पे ये जब बना था रूल्स, तो वो टाइम पे एसी नहीं था। तो विंड आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो वहां होना जरूरी है। नॉर्थ में स्टडी रूम इसलिए है कि वहां पे विंड नहीं आता है तो आप पढ़ते पढ़ते सो नहीं जाओगे। किचन ईस्ट में इसलिए है कि सनराइज ईस्ट से होता है, तो आपको लाइट किचन में सबसे पहले चाहिए घर में। तो ये सब लॉजिक है, वो टाइम पे फ्रीज भी नहीं थे, तो ये सब चीजें। पूजा रूम इसलिए रखा है, स्टेयरकेस के नीचे बताते हैं कई लोग कि पूजा रूम नहीं रखना चाहिए, वो लकड़े का स्टेयरकेस हुआ करता था। जो ऊपर से लोग चल के जाते थे तो उसके ऊपर धूल या मिट्टी पड़ेगा, कोई नहा धो के पूजा करने बैठा है। तो ये सब रूल्स उसीलिए बनाए। फिर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अग्नि कोना में हम भगवान का मंदिर रखते हैं, तो वहां पे दिया जलता रहता है। तो आग अगर पकड़ लेता है कभी किसी कारणवश मकान, क्योंकि वो टाइम पे लकड़े के मकान थे सब, तो आग पकड़ लेता है तो पूरा घर नहीं जलेगा, इसलिए वो डायरेक्शन दिखाया है नॉर्थ ईस्ट। अगर आप साउथ ईस्ट में रख देते हो और विंड डायरेक्शन वो है, तो आपका पूरा घर आग पकड़ लेगा। तो ये सब लॉजिक है। पानी भी उसीलिए वहां पे नॉर्थ ईस्ट में रखा है कि बुझाने के लिए अंडरग्राउंड जो टैंक है वो भी बताया है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये सब लॉजिक है, टेक्निकली इसके रीजन है, कुछ मीनिंग है। लेकिन कई आज वास्तुशास्त्र बिजनेस में ऐसे लोग हैं कि जो आपको बोलेंगे कि आप टेबल यहाँ रख दो या ये दीवार गिरा के यहाँ पे ये बना दो इसलिए आपको अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब आप कभी भी वास्तुशास्त्र अगर फॉलो करते हो तो देखो कि उसके पीछे कोई लॉजिक है जो टेक्निकली इसके साथ में मिल रहा है। तो थोड़े मैंने रीजन वैसे बहुत सारे हैं, अब डिटेल में कभी जानना है तो पर्सनली भी हम मिलेंगे तब बता सकते हैं। दूसरा, ये आर्किटेक्ट का रोल क्या होता है, आप जैसे जानते हैं क्या, कंस्ट्रक्शन जो होता है बिल्डिंग का, उसमें 3 तरह के लोग मेनली इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है
आर्किटेक्ट, दूसरा होता है स्ट्रक्चर कंसल्टेंट, उसको गाइड करने के लिए या कंस्ट्रक्शन के ऊपर सुपरविजन करने के लिए एक साइट इंजीनियर होता है, और जो काम का ठेका लेता है उसे हम कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। तो ये आर्किटेक्ट का जो रोल है वो आपका कमरा कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कमरा रहेगा, उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, वो आपको करके बताते हैं। और दूसरा जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट होता है, वो उसको टिकाने के लिए कितना मजबूत करना पड़ेगा घर, कहाँ कितने कॉलम लेने पड़ेंगे, स्टेयर में स्लैब कितना थिक होगा, रेनफोर्समेंट सलिया उसमें कौन सी डायरेक्शन में किस तरह से रहेगा, वो सब आपको चीजें बताते हैं। कॉलम कौन सी साइज का रहेगा, फाउंडेशन आपको कितना नीचे तक लेना पड़ेगा, ये सब आपको कौन दिखाता है? स्ट्रक्चर कंसल्टेंट। ये दोनों की जरूरत पड़ती है, और कंस्ट्रक्शन करके लिए आपको एक इंजीनियर भी हायर करना पड़ता है। अच्छा, अभी ज्यादातर साइज तो आप कुछ भी रख सकते हैं बिल्डिंग का। यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है बिल्डिंग के, उसके साइज दिए है। इसमें मैंने डिवाइड किया है 3 कैटेगरी में, घर, छोटा घर, मीडियम घर और बड़ा घर। तो इसमें इस तरह से आप ये फीट में सब डायमेंशन है। जैसे एक एग्जांपल लेके बता दूं, जैसे आपका बेडरूम है, अगर आप छोटा सा घर लेते हो तो उसमें देखो कम से कम 12 बाई 14 का बेडरूम है। अगर मीडियम है 14 बाई 20 फीट का भी कमरा चलेगा, और बड़ा कमरा है, बड़ा घर है आपका, तो 16 बाई 24 का आप प्रीफर कर सकते हो। इसी तरह सब यूनिट का मैंने यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर दिया है कि ये इतना रफली साइज होना चाहिए। जब स्टेप्स कौन कौन से है बिल्डिंग बनाने के, तो ये आपको ये स्टेप्स हैं जो आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, उसके लिए छोटा सा गाइडलाइन दिया है। आप पहले सबसे पहले क्या करो, एरिया पसंद करो कि कौन से एरिया में मकान लेना है, उसके लिए फिर फाइनेंस अरेंज करो, फिर परचेज प्लॉट इन दैट एरिया, एरिया में प्लॉट ले लो, फिर आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट का कांटेक्ट करो, अपॉइंट करो उनको, इनिशियल कॉर्पोरेशन की फॉर्मेलिटीज खत्म करो, और टेम्पररी पावर सप्लाई अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, पानी के लिए बोरवेल भी करना पड़ेगा। उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करो और उनको एलोकेट कर दो। इसमें लेबर वर्क देना प्रेफरेबल है। फिर सिविल इंजीनियर को भी एक रखो, ज्यादातर लोग नहीं अवॉइड करते हैं, लेकिन ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप घर बना रहे हो, वो 3 पीढ़ी के लिए बना रहे हो, तो वो ठीक से बने, वो बहुत जरूरी है। इसी तरह से साइट सुपरवाइजर भी रखो क्वालिटी चेक के लिए, रात को वॉचमैन, और एक लेबर से अलग से रख दो क्योरिंग के लिए। फिर बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर को कांटेक्ट करो, और सब अप्रूवल आ जाने के बाद आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे फॉर्मेलिटीज खत्म होती है तो वो आप खत्म करते जाओ, स्टेज वाइज फॉर्मेलिटी होती है कॉर्पोरेशन के साथ में भी, वो सब खत्म करो, और लास्ट में आपका ड्रीम ट्रू हो जाएगा 1-2 साल में। तो इस तरह से आप घर बना सकते हैं। दूसरा, अभी कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं हमको बिल्डिंग बनाते वक्त या घर बनाते वक्त, तो ये छोटा है थोड़ा, यूनिट के हिसाब से लिया है। तो जैसे ड्राइंग रूम आपका कैसा होना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल होना जरूरी है और फुल्ली वेंटिलेटेड होना चाहिए। फॉयर अगर है तो अच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री उसमें नहीं होगी, उसमें आप धोबी या ऐसा कोई जो लोग है, लेबर्स, उनको घर में नहीं आना देना चाहते, तो छोटा सा फॉयर भी रखना जरूरी होता है। स्टेयरकेस ड्राइंग रूम में होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि वो घर को ब्यूटी इम्पार्ट करता है। एंट्रेंस ईस्ट से होना चाहिए, और जो मेन दरवाजा है उसका 3.5 फीट चौड़ा रखना जरूरी है। और डबल हाइट सीलिंग प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत वेस्ट स्पेस जो है वेस्ट होती है। फिर स्टोर रूम और किचन के पास में होना चाहिए, और सेल्फ जो है वो 1.5 फीट के, या मैंने लिखा नहीं लेकिन कोटा सुन के डलवा दूं तो वो अच्छा रहता है, फिक्स ही करा देने हैं। किचन मिनिमम जो विड्थ है, आप रेडीमेड भी अगर मकान देखने जाओ तो ये पहले देखो कि किचन का मिनिमम विड्थ 8 फीट होना चाहिए, 8 फीट का होना चाहिए। फेसिंग डायरेक्शन ईस्ट में हो तो बहुत अच्छा। प्लेटफॉर्म जो है वो कम से कम 8 फीट का होना चाहिए, और विड्थ उसका चौड़ाई जो है 2 फीट से कम नहीं होना चाहिए। कबर्ड्स जो है उसके नीचे, जो प्लेटफॉर्म के नीचे रहते हैं, वो 3 इंच अंदर होने चाहिए, क्योंकि आपके जो टोज है, अंगूठे पैर के, वो आपको टच नहीं करेंगे प्लेटफॉर्म को। फिर कॉर्नर सिंक जो है वो प्रिफरेबल नहीं है। एल शेप का अगर आप प्लेटफॉर्म बनाते हो तो कॉर्नर सिंक प्रिफरेबल नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा झुकना पड़ता है, और बैक पेन का आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन ये प्रॉब्लम हो सकता है। प्रोविजन ऑफ बर्नर शुड बी नियर विंडो, विंडो के पास पे आपका गैस या स्टोव होना चाहिए। शेल्फ कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि निकालने जाते हो तो वो गैस के ऊपर से आग पकड़ लेता है, कभी आपका कपड़े लग सकते हैं गैस में। तो वो शेल्फ ऊपर नहीं होना चाहिए, कुछ गिरता है तो भी नीचे खाने में गिर सकता है। फिर एग्जॉस्ट फैन लगाना जरूरी है।
बर्नर के ऊपर, वो तो बहुत जरूरी है, धुआं है जो निकल जाएगा। अभी तो चिमनी भी लोग लगाते हैं, थोड़ा कॉस्टली करना है। और ओवल और सर्कुलर सिंक अवॉइड करो, क्योंकि उसमें स्पेस बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। ओपनिंग जो है सिंक, वो आप नीचे से अगर बाहर जा रहे हो कभी, तो सिंक के नीचे एक छोटा सा ओपनिंग रख सकते हो, ताकि जो काम वाली बाई आती है वो आपके बर्तन बाहर से ही धोने ले सके। और अवेलेबल जो हाइट है प्लेटफॉर्म का, वो इतना रखो कि नीचे आपका गैस सिलेंडर, अगर गैस सिलेंडर है तो वो एकोमोडेट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म बनाने के बाद वो सिलेंडर अंदर जा नहीं रहा है। और सेपरेट पॉइंट्स उसमें ले लो, ओवन, गीजर, मिक्सर, वाटर प्यूरिफायर, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर के, ये सब पॉइंट्स आपको सेपरेटली इंस्टॉल करवा देने हैं। इसी तरह से हम बेडरूम में देखें, किचन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लेडीज को तो ज्यादातर उसमें ही टाइम निकलता है, तो ये ठीक ठाक बनना बहुत बहुत जरूरी है। फिर बेडरूम 12 फीट का चौड़ाई कम से कम होना चाहिए। सेंटर में विंडो रखने की जगह पे आप साइड में 2 विंडोज रख सकते हो, उससे आपको प्राइवेसी भी मिलेगा। और एक को लाइट चाहिए, एक को नहीं चाहिए, तो 2 पार्टनर सो रहे हैं तो उनको भी ये कंफर्टेबल रहता है, अपनी साइड का पोल बंद कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। अटैच बाथ है तो प्रिफरेबल है, अच्छा है। बेडरूम में टेम्पल या मिरर मत रखो। सेपरेट इलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर मोबाइल चार्जर या मॉस्किटो रिपेलेंट, टेबल लैंप, एसी और टेलीविजन के लिए आप लगवा लो। लॉफ्ट और शेल्फ भी बेडरूम में अवॉइड करो। वरांडा है, एंट्रेंस में रखो, 6 इंच उसका लेवल नीचे रखो, ताकि जो जूते निकाले हैं उसकी धूल मिट्टी आपके घर में नहीं आएगा। और उसमें लकड़े का अगर ग्रिल लगा देते हो तो अच्छा रहेगा। और अगर बाहर क्लेडिंग कर देते हो तो आपका मकान को रिच लुक मिल जाएगा। तो खर्चा ज्यादा नहीं होता, उतने पोर्शन को ही आपको क्लेडिंग करना है। बालकनी है, वो ब्यूटी इम्पार्ट करती है घर को। मिनिमम 3 फीट की होनी जरूरी है चौड़ाई उसकी। और वो कवर्ड होनी चाहिए, स्लैब से ऊपर से खुला नहीं होना चाहिए, नहीं तो बारिश का पानी गिर के अंदर घर में आ सकता है। और बालकनी अगर ग्रिल के साथ लगाते हो तो बहुत सुंदर दिखती है। स्टेयरकेस डॉग लेग जैसे एल शेप में होता है, चढ़ने के वक्त डायरेक्शन एक डायरेक्शन और उल्टी डायरेक्शन में दूसरा पार्ट में आप स्टेयरकेस चढ़ सकते हो। उसकी चौड़ाई मिनिमम 3 फीट होनी चाहिए। जो पैर रखने का स्टेप है, जिसको हम ट्रेड बोलते हैं, वो कम से कम 10 इंच चौड़ा होना चाहिए। और हाइट ज्यादा से ज्यादा 7 इंच होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रखना है। वेंटिलेशन, अगर लैंडिंग जो बीच का जो पोर्शन होता है जिसको लैंडिंग बोलते हैं, जिसमें वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। और स्टेप्स के ऊपर एंटी स्किड फ्लोरिंग ही प्रीफर करो। डेकोरेटिव रेलिंग और वुडन हैंडरेल लगा दो तो स्टेयर में ब्यूटी आपका बढ़ जाएगा। जो लैंडिंग का हाइट है वो आपको 6 फीट से ऊपर रखो, ताकि आप नीचे की स्पेस को यूज कर सको। फिर जब स्लैब कास्ट करते हो स्टेयरकेस का, तो पहला जो स्टेप है वो थोड़ा बड़ा रखो, क्योंकि फ्लोरिंग में वो दब के छोटा हो जाता है। तो फिर आपको कई बार आपने देखा होगा कि किसी के घर में जा रहे हो तो पहला वाला जो स्टेप है छोटा हो जाता है। तो इससे अच्छा ये फ्लोरिंग आने के बाद इक्वल हो जाए, तो थोड़ा 2 इंच बड़ा रखना जरूरी है। और मोल्डेड सैंडविच का फ्लोरिंग जो है स्टेप्स के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, फ्लोरिंग की पैटर्न है। बाथरूम मिनिमम 6 फीट का हाइट रखो, पूरा 10 फीट हाइट का बाथरूम बनाना जरूरी नहीं है। उसके ऊपर आप लॉफ्ट बना सकते हो। और प्रिफरेबल ये रहता है कि आप पहले बाथरूम का टाइल्स सिलेक्ट करो, उसके बाद में बाथरूम का साइज डिसाइड करो। क्योंकि आपके जो टाइल्स लगेंगे वो पूरे के पूरे लगेंगे, एक भी टाइल्स कटा हुआ नहीं आएगा। उसमें भी एंटी स्किड फ्लोरिंग करो। और वेंटिलेटर में ग्लास लूवर्स मतलब कांच की पट्टियां लगा दो, विजन ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, और एयर और लाइट अंदर आती रहेगी। शटर्स जो है उसके 2.5 फीट चौड़े होने चाहिए, और उसमें 3 फीट बड़े शटर्स की दरवाजे की जरूरत नहीं है। और फ्लोर लेवल जो है 1 इंच मेन फ्लोर से नीचे रखो, ताकि कभी पानी अंदर भर गया है तो आपके कमरे में या फिर घर में नहीं आएगा। टॉयलेट, उसमें इंस्टेड ऑफ हंग टॉयलेट लगा दो एंग्लो इंडियन की जगह पे, वो दीवार पे लटकाने वाला आता है टॉयलेट, तो नीचे की जगह आप साफ रहती है। और फ्लोर उसका भी 1 इंच नीचे से रख दो। टेरेस में फ्लोरिंग जो करना है वो चाइना मोजेक का फ्लोरिंग आता है, वो कर लो, तो आपको 2-3 पीढ़ी तक लीकेज का प्रॉब्लम नहीं रहता है, अगर ठीक से काम किया है तो। और उसमें हो सके तो स्लैब के टाइम जब कास्ट करते हो उसमें थोड़ा स्लोप दे दो। और टेरेस को भी जो लेवल है फ्लोर का, वो आपके कैबिन का जो लेवल है उससे 2 या 3 इंच कम रखो, ताकि कभी टेरेस में आउटलेट में आपके पानी जाने का रास्ता है बंद हो गया, पानी इकट्ठा हो गया टेरेस में, तो सीधा आपके घर में सीढ़ियों से नहीं आएगा। इसलिए वो लेवल 2-3 इंच कम रखो स्लैब का, और कैबिन का आपका 2-3 इंच ऊपर रखो। पैरापेट वॉल,
ये हमेशा पार्टीशन की जगह पे 9 इंच थिक वॉल कराना जरूरी है, और उसके ऊपर हो सके तो कोपिंग भी आरसीसी का लगवा लो, और हाइट उसकी कम से कम 3 फीट होनी जरूरी है, नहीं तो कम हाइट वाले में से गिरने के चांस रहते हैं। अभी थेफ्ट के लिए आजकल चोरियां बहुत हो रही है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने ऐसे लिए हैं इसमें आपका ये घर पूरा एंटी थेफ्ट हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल कैमरास, अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करवा दो, जो सलिए है घर में, जो विंडोज वेंटिलेशन है उस पे ग्रिल की जगह पे स्टील उसको आप लोहे के सलिए डाल दो, और थोड़े बड़े रखो ताकि वो विंडो में दब जाए, आपकी मैसनरी में ही दब जाए, वॉल में कोई निकाल भी नहीं सकता उसको। और उसको ऊपर अगर वो भी लोग काट लेते हैं तो उसको बचाने के लिए उसके ऊपर आप स्टील पाइप का कोटिंग कर दो, कभी उसके ऊपर हेक्सो चलेगा ही नहीं। फिर ग्राउंड फ्लोर पे 2 से ज्यादा दरवाजे मत रखो, मैक्सिमम 2 दरवाजे होने चाहिए, बाहर निकलने के 3-4 दरवाजे घर में मत रखो। और प्राइवेसी के लिए अंदर विंडोज में डार्क ग्लास डाल दो, डोर सेफ्टी चेन मेन डोर पे लगाओ, नाइट लैम्प कभी बाहर जाते हो वो भी आप चालू रख के जाओ, थोड़े कपड़े बाहर लगा के जाओ, लगेगा किसी को कि घर में कोई रह रहा है। और ये ग्रिल जो है उसमें ये ट्रिक है, वो जो ग्रिल जो लगवाते हैं उसमें आपको नीचे का पोर्शन जो है वो मेटल प्लेट से ही कवर करना होता है, और वो 1/3 पोर्शन जो नीचे से होता है, ताकि आप नीचे से अगर स्टॉपर मारते हो कोई ग्रिल आपके अंदर से ही खुलेगा, बाहर से कोई खोल नहीं सकता। और ये जो डोर्स के फिटिंग है उसमें जो बोल्ट्स लगते हैं वो दोनों बाजू से आधे आधे लगाओ, स्टॉपर्स वगैरह जो है दोनों साइड से लगा, एल्ड्रॉप जिसको बोलते हैं, दोनों साइड, ताकि एक साइड से अगर कोई खोल सकता है तो आधा ही खुलेगा, उसका पूरा खोल के वो गिरा नहीं सकता नीचे। अच्छा, लेवल्स कौन कौन से, ये थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो कितने लेवल होते हैं बिल्डिंग में, ये इसकी जानकारी है। एक फाउंडेशन लेवल होता है, फिर आपका जो उम्रा का लेवल होता है 3 फीट जमीन से ऊपर, उसको प्लिंथ लेवल बोलते हैं। विंडो के नीचे का लेवल है उसको सील लेवल बोलते हैं। दरवाजे के ऊपर जो टॉप है वो लेवल है आपका लिंटल लेवल, फिर आपका स्लैब का जो लेवल है, और लास्ट में आता है पैरापिट लेवल। अच्छा, कौन कौन से हमको सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं लोकल अथॉरिटी से, तो ये 3 टाइप के सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। जब आपका प्लिंथ हो जाए तो कॉर्पोरेशन अथॉरिटी को बुलाना पड़ता है, और आपने सही कंस्ट्रक्शन किया है 3 फीट का वो प्लिंथ तक, वो आपको चेक कराना होता है, इसको पीसी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। लास्ट में जब आपका घर खत्म हो जाता है तो फिर से वो एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जिसको बोलते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मतलब हमारा कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया, उसके बाद वो लोग आपको पानी और ड्रेनेज का कनेक्शन देते हैं। और वो हो जाने के बाद आपको लास्ट में लेना पड़ता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, इसके बाद ही आप घर में रहने के लिए जा सकते हो, इसके बिना आप नहीं जा सकते हो। ये सब स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है, फर्स्ट वाला ही फॉलो होता है, ये दूसरे 2 इतने करते नहीं है, लेकिन जब प्रॉब्लम होती है तब ये सर्टिफिकेट बनवाने के चक्कर में लोग भागते हैं। अच्छा, अभी आपको कितनी एजेंसी के साथ में डील करना होगा, ये भी इंटरेस्टिंग है। देखो, आपको लोकल अथॉरिटीज जो कॉर्पोरेशन के हैं, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, बोरवेल एजेंसी, ये पेस्टिसाइड भी कराना होता है घर में, तो वो पेस्टिसाइड एजेंसी वाले को, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन, फिर फैब्रिकेटर ग्रिल्स वगैरह बनवाने के लिए कारपेंटर, ग्लास फिक्सिंग एजेंसी जो कांच लगाता है शीशा आपकी बारियों में, खिड़कियों में, फिर फ्लोर कॉन्ट्रैक्टर मतलब सलाड जिसको बोलते हैं, टाइल्स वगैरह जो लगाता है, पॉलिशिंग वाला वो एजेंसी अलग होती है कई बार, प्लम्बिंग एजेंसी प्लम्बर, कलर कॉन्ट्रैक्टर, वुड पॉलिशिंग एजेंसी, ये भी कलर वाले ही करते हैं लेकिन पॉलिश वाले अलग से भी गैंग होती है जो खाली पॉलिश का काम करते हैं। फॉल सीलिंग अगर कराते हो तो उसकी डिजाइन या उसके लिए पीओपी वाले को, फिर बिल्डिंग मटेरियल एंड केमिकल एजेंसी अगर आप केमिकल्स डालते हो तो, सोलर पैनल अगर आप इंस्टॉल करवाते हो तो वो एजेंसी, और लास्ट में आपको थोड़ा डेकोरेट करना है तो इंटीरियर डिजाइनर। अच्छा, लास्ट में ये इतनी सारी एजेंसीज को आपके साथ आपको डील करना होता है। ग्रीन बिल्डिंग क्या है लास्ट में, तो ये जो बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको बिल्डिंग को ग्रीन कलर से पेंट कर दो, लेकिन वो इस तरह से बनाया जाता है कि जिसमें आपका जो आउटसाइड के रिसोर्सेज वो मिनिमम कंज्यूम होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर्स जो हाई परफॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो सर्टेन स्टैंडर्ड्स और नेचुरल रिसोर्सेज कंजम्पशन कम करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी आप खुद प्रोड्यूस कर सकते हो आपका, फिर पानी जो है रिसाइकल हो जाता है, वेस्ट वाटर है वो पीने के लायक, बम्बई में ऐसे कई मकान हैं जिसके अंदर आपका वेस्टेज का पानी भी फिर से रिसाइकल होके आपके टंकी में जाता है, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है। मतलब आप खुद सब प्रोड्यूस कर रहे हो, और इको फ्रेंडली घर रहता है, मतलब ऐसा जो
पॉल्यूशन होगा, ऐसी कोई चीज हम घर में यूज नहीं कर सकते। अभी तो आजकल स्मार्ट बिल्डिंग के भी जमाना आ गया है। बहुत सारे बिल्डिंग ऐसे हो रहे हैं जो स्मार्ट है, जैसे आप घर में जाते हो लाइट अपने आप चालू हो जाता है, ये थोड़े सालों में आ जाएगा, बहुत कॉमन हो जाएगा, लेकिन अभी इतना उसका उसका वो नहीं हुआ है, एक्सपांशन उतना नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो पार्ट ए का आपको पसंद आया होगा। दूसरा पार्ट जो है उसके अंदर मैंने मकान अगर आप पूरा बनाना चाहते हो खुद, तो किस तरह से बनाना है उसकी पूरी डिटेल गाइडलाइंस दी है, एक एक स्टेज वाइज। और जो सी पार्ट है उसमें मैंने, अगर आप रेडीमेड मकान लेने जाए, आपके पास सब टाइम नहीं है और आपको सीधा खरीद लेना है रेडीमेड मकान, तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हो वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन घर के बारे में मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।